नमस्कार, मैं हूँ विशाखा। अड्डा 24/7 स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने अपनी क्लास 9 का पार्ट 1 जो कि 2 बैलों की कथा थी वो हमने पूरा कर लिया है। अगर आपको वो पार्ट देखना है तो पिछली वीडियोस में जाकर आप उसका पार्ट का सार, प्रश्न उत्तर और उसका भाषा अध्ययन आप सब देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना गद्य खंड जो है अपना क्षितिज पाठ्य पुस्तक का उसके पार्ट 2 लिहाजा की और पार्ट का अध्ययन करेंगे। पीपीटी प्लीज। यस, कक्षा 9 की जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसका गद्य खंड पाठ 2 लिहाजा की और जो कि राहुल संकृत्यानंद जी ने लिखा है, इसके वो लेखक हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट प्लीज। यस, ये जो आप देख रहे हैं ये राहुल संकृत्यानंद जी हैं जिन्होंने ये पाठ लिहाजा की और को लिखा है। ठीक है, इन्होंने इस पाठ में जो है यात्रा का वर्णन किया है कि किस प्रकार, मतलब इनका ये एक यात्रा वृतांत है जो इन्होंने यात्राएं अपने जीवन में करी थी। ये उनके बारे में लिखना बहुत पसंद करते थे, तो उसी में से एक यात्रा का वर्णन इन्होंने किया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो है और उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लीज। आइए चलिए थोड़ा सा हम इन राहुल संकृत्यानंद जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो नाम है, जो इनका मूल नाम था वो है केदारनाथ पांडे। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 में हुआ था। कहाँ? पंदवा गांव में। और कौन से जिले में? मतलब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। उस समय जो है ब्रिटिश भारत था, ठीक है, क्योंकि भारत जो था वो ब्रिटिश के अंतर्गत था। तो यानी जो है ये उस जमाने के ये लेखक हैं जब हमारा देश जो है ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आया करता था। उसके बाद जो है इनका जो अन्य नाम है, जो बाकी के जो लोग थे इन्हें राहुल बाबा कहकर पुकारते थे। ये पेशे से एक लेखक थे और निबंधकार थे। इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे। एक विद्वान थे, भारतीय राष्ट्रीयवादी थे, ठीक है, बहुत अच्छे एक इतिहासकार थे और दर्शन शास्त्री थे और बहुविद्यावान थे, ठीक है। और मतलब यही जो इन्होंने जो अपना लेखक पेशे के द्वारा जो कुछ पाठ दिए हैं तो उसी में से एक पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। ये पूर्ण रूप से भारतीय थे। इनको जो है अपने लेखन कार्य में बहुत सारे पुरस्कार मिले। कुछ पुरस्कार के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको 1958 में मिला था और पद्म विभूषण जो इनको 1963 में मिला था। और 14 अप्रैल 1963 में ही जब ये लगभग 70 वर्ष के करीब थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जगह है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। तो जो राहुल संकृत्यानंद जी थे उनको महापंडित की उपाधि दी जाती थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे अपने लेखन जीवन में इतने अच्छे लेख लिखे, इतने अच्छे निबंध लिखे, तो इन्हें महापंडित के नाम से जाना जाता था। ये हिंदी के जो थे एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। ये बहुत सारी भाषाओं में अपने जो है लेखनी करते थे। और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में इन्होंने यात्रा वृत्तांत या कह सकते हैं यात्रा साहित्य हैं और विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। यानी बहुत सारे इन्होंने अपने यात्राओं के बारे में, जो इन्होंने यात्राएं की थी, दुनिया घूमी थी, विश्व का दर्शन किया था, उसके बारे में इन्होंने लिखा। यह जो मतलब ये जो थे राहुल जी, इन्हें मतलब घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। मतलब बहुत इनका प्रिय काम था कहीं जाना घूमने और आकर उसके बारे में बिल्कुल वैसा बताना, ताकि जो उसको पढ़े उसको ऐसा ही अनुभव हो कि वो भी उनके साथ जो है उनकी कहानी के साथ साथ वो भी वहां घूम रहा है। उसके बाद वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। मतलब जो ये यात्रा साहित्य लिखते थे इसके पितामह के नाम से भी
प्रसिद्ध हुए, इन्हें कहा जाता था। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरी माना जाता है। ये बौद्ध धर्म को मानने लगे थे और जो इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जो जो चीजें इन्होंने शोध कर कर निकाली, वो हिंदी साहित्य में एक नए युग का आरंभ कर दिया, जिसके लिए इन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया। यानी इन्होंने तिब्बत भारत में जो है रहते हुए भी इन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक अनेकों जगह इन्होंने भ्रमण किया और मध्य एशिया तथा कार्केशियस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने मतलब कुल मिला के जो है बहुत सारी यात्राएं करी। इन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक जो भी यात्राएं करी उसके बारे में लिखा, और मध्य एशिया तथा कार्केशियस में जितने भी इन्होंने अपने टूर किए उसके बारे में भी सब साहित्य को लिखा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, मतलब जो राहुल जी थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के महान पुरुष थे। ठीक है, उन्हें एक तरीके से कहा जाता था कि ये तो घुमक्कड़ हैं। घुमक्कड़ कौन होता है? जो कि घूमने का बहुत शौकीन होता है, जो कि हमेशा अपने जिंदगी में घूमता ही रहता है। इनके जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कड़ी यानी गतिशील रहा है, कि मतलब हमेशा गति में रहना, कभी एक जगह रुके नहीं, कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते। आपने कहते हुए आपको सुना होगा ना किसी को कि भाई ये तो बहुत घुमक्कड़ है ना? किसको कहते हुए सुना है? जो हमेशा कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता ही रहता है, उसी को कहते हुए सुना होगा। ठीक है, घुमक्कड़ी उनके लिए वृत्ति नहीं वरना धर्म था। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि बस घूमना है, चक्कर लगाना है, ऐसा नहीं था, वो उसको अपना धर्म मानते थे। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल संकीर्त्यानंद एक यात्राकार, इतिहासविद, तंत्रान्वेषी, युग परिवर्तनकार, साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। यानी जो थे यात्राकार, यानी यात्रा करते हुए लेखन करना, इतिहासविद, क्योंकि ये ब्रिटिश समाज में, मतलब ब्रिटिश जब इंडिया था, ब्रिटिशों का भारत पर अधिकार था, उस समय के ये लेखक माने जाते हैं। और तत्व अन्वेषी, यानी ये तत्वों का बहुत ज्यादा खोज करते थे, बहुत ज्यादा उसको खोजबीन करते थे। और युग परिवर्तनकार, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर और उसके बारे में सबको बताकर एक मतलब लोग समझते हैं कि ये इन्होंने एक नए युग का मतलब आविष्कार किया था। एक तरीके से साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, मतलब अपने साहित्य में इन्होंने इन सब चीजों को शामिल किया था। तो वही हुआ कि राहुल जी बहुत ही घुमक्कड़ किस्म के इंसान थे। घूमना वो अपना क्या, अपना धर्म समझते थे, कि उनका धर्म ही था कि घूमना और वहां के लेखन के बारे में लिखना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यस, इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं, आइए थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। कहानी संग्रह, इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, जैसे कि सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी और कनैला की कथा। ठीक है, ये जो है अपने जो मतलब इनका जो पैतृक गांव था वो कनैला था, तो इन्होंने उसकी भी कथा के बारे में लिखा है। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जो कि 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विसमृत यात्री और दिवोदास। ठीक है, ये सब इनके उपन्यास थे जो कि बहुत प्रमुख रहे और बहुत चर्चित रहे। इन्होंने अपनी आत्मकथा को जो अपने बारे में इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, देखो इन्होंने यहाँ पर भी यात्रा का वर्णन किया है ना, क्योंकि ये जीवन को एक यात्रा रूपी ही मानते थे। ये समझते थे कि जीवन तभी हमारा सफल होता है जब हम उसको मतलब जब हम कहीं मतलब हमने मनुष्य का जन्म लिया है और इतनी खूबसूरत हमारी प्रकृति है, तो क्यों ना उसमें घूमा जाए, है ना? एक जगह बैठकर कोई फायदा नहीं। इसलिए ये घुमक्कड़ी के लिए फेमस हुए और इन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें भी क्या लिखा? मेरी जीवन यात्रा। अब इनके जो है यात्रा साहित्य जो है जो इन्होंने लिखे उसके बारे में भी एक बार हम जान लेते हैं। लंका, जो कि जिसके बारे में श्रीलंका के बारे में जो है इन्होंने इसमें लिखा है, जापान, ईरान और जो है किन्नर देश की और चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा,
तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास और घुमक्कड़ शास्त्र। तो इन सब के बारे में इन्होंने लिखा। तो यही जो है इनकी तिब्बत यात्रा, तो इसी के एक छोटे से पार्ट के बारे में, जो इनकी यात्रा थी, इसके एक छोटे से पार्ट को, छोटे से भाग को जो है आपके क्लास 9th की जो है पाठ्य पुस्तक क्षितिज, उसमें जो है पार्ट 2 के रूप में दे रखा है, जो कि क्या है, ल्हासा की। और एक बार और हम इनकी कहानी संग्रह के बारे में जानते हैं। 7वीं के बच्चे, कभी कभी जो है आपको जब इनकी जीवनी लिखने के लिए आएगी, तो अगर ये आप मुख्य कृतियां जो है इनकी बहुत अच्छे से उसमें उसको लिख देते हैं या उसको उल्लेख कर देते हैं, तो आपके जो नंबर होते हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। इसलिए मैं जब भी कोई पाठ शुरू करती हूँ तो उसके बारे में, लेखक के बारे में जो कुछ हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए और आपको अपने एग्जाम में लिखने में बहुत ईजी रहे और आपको पूरे नंबर आप ला सकें। तो अगर इनकी कुछ ये कृतियां आपको मुंह जवानी याद हो जाएंगी, तो वो आपको एग्जाम टाइम में भी याद रहेंगी और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। कहानी संग्रह इनका जो था, एक बार उसकी तरफ देखते हैं। 7वीं के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनैला की कथा। ठीक है, और कनैला क्या था, इनका पैतृक आवास था, ठीक है, जिसके बारे में बात की। और जहाँ इनका जन्म हुआ था वो उनका जो है नानी का घर था, ननिहाल था, ठीक है, जहाँ जो इनका जन्म स्थान बना था। फिर इनके कुछ उपन्यास, उसके बारे में हम जान लेते हैं। 22वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योद्धे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री और दिवोदास। और इनकी जो अपनी कथा थी, इनकी आत्मकथा थी, वो किस नाम से थी, मेरी जीवन यात्रा। और यात्रा साहित्य, क्योंकि ये यात्रा के वृतांत के बारे में, यात्रा साहित्यकार के बारे में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, तो इसलिए जो है इनके बारे में हम जानते हैं। कौन कौन सी और इन्होंने अन्य यात्राओं का वर्णन किया है, लंका, जापान, इराक, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष और रूस में 25 मास और घुमक्कड़ शास्त्र। इन सब के बारे में इन्होंने जो है अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा। क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये तिब्बत से लेकर और श्रीलंका तक सारी जगह इन्होंने भ्रमण किया और उनकी यात्राओं को बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। आप इनके यात्रा साहित्य में भी देख सकते हैं, श्रीलंका के बारे में, तिब्बत के बारे में इन्होंने बहुत सारे यात्रा साहित्य लिखे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, अब जो है मैं पहले ये जानना चाहूंगी कि हम सब जो मतलब ये जो पाठ है ल्हासा की ओर, जब हम इतनी यात्रा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि यात्राओं के उद्देश्य क्या होते हैं। कहीं भी आप सब भी घूमने जाते होंगे, है ना। अब तो सबकी समर वेकेशंस आ जाएंगी, गर्मियों की छुट्टी आने वाली होंगी या किसी में आ चुकी होंगी, है ना। तो सब लोग घूमने जाएंगे, तो जो है मतलब क्या करते हैं सब लोग, अपनी नानी के घर या दादी के घर या अपने रिलेटिव के घर, सब जगह घूमने जाते हैं ना। और उसके बाद जो है और कहाँ घूमने जाते हैं, कहीं भी, कोई हिल स्टेशन घूमने जाता है, कोई जो है कहीं और घूमने जाता है। तो जो भी आप यात्रा करते हैं या कहीं भी, तो उस सब के क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, मनोरंजन। यस, मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट। बहुत बहुत मजा आता है कहीं भी घूमने जाते हैं ना, सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जैसे आप लोग हो रहे होंगे जब आपको पता लग गया होगा कि भाई आपके एग्जाम्स, मतलब आपकी छुट्टियां हो गई और हम घूमने जाएंगे, तो बहुत खुशी होती है, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, है ना। बहुत अच्छे से हमारा मनोरंजन होता है। ज्ञानवर्धक, यस, ये नॉलेजेबल भी होती है। कैसे होती हैं कि जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ के आसपास के वातावरण से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। कोई भी हमारा टूर ऐसा नहीं होता कि हम बिना कुछ सीखे आ जाएं, कुछ आसपास देखकर नई नई चीजें हम सीखते हैं। अज्ञात स्थलों की जानकारी, मतलब बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन हम जब घूमने जाते हैं उन सबको देखते हैं तो हमें पता चलता है, अच्छा यहाँ पर ये भी था। कई बार आपने
मतलब सोचा होगा या आपने बोला भी होगा अपने पेरेंट्स को कि अच्छा हमें तो नहीं पता था कि ये यहाँ पर है, चलो अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, हमें ये घूमने को मिल गया है ना। और उसके बारे में जो है बाद में आप सबको बताते भी होंगे। भाषा एवं संस्कृति का आदान प्रदान, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं है ना, अपने अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम जा रहे हैं तो क्या होता है, एक नए भाषी लोग मिलते हैं, नई संस्कृति के लोग मिलते हैं, तो उनकी भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। हम कुछ उनसे सीखते हैं, वो कुछ हमसे सीखते हैं, है ना। तो देखिए यात्रा का कितना बड़ा उद्देश्य हो गया। हम गए तो सिर्फ घूमने थे, लेकिन हमने घूमते घूमते क्या किया, हमने घूमते घूमते दूसरी संस्कृति के बारे में भी जाना। वहाँ के जहाँ भी हम गए होते हैं वहाँ की सारी भौगोलिक जानकारी मिलती है। जब हम घूमने जाते हैं तो मतलब वहाँ सब कुछ पता चलता है, नदियाँ जो होती हैं, नहरें हैं या पहाड़ हैं, ये ऐसी जो भी वहाँ पर प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं उन सबकी भौगोलिक जानकारियाँ हमें मिलती हैं। और एक जनजीवन की झांकी देखने को मिलती है, तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं, तरह तरह के लोगों के पहनावे होते हैं, है ना। अगर हम बहुत दूर नहीं, अगर हम यहाँ से जो है देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार यहाँ भी जाते हैं तो भी हमें कैसे कैसे लोग, साधु संत मिलते हैं, वहाँ पहाड़ी लोग शुरू हो जाते हैं। तो मतलब एक नया कल्चर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो यही सब चीजें हो गई। तो एक बार फिर से हम जानते हैं कि यात्रा के उद्देश्य क्या होते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बेटा सिर्फ हिंदी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान, है ना। मतलब कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब होता है उसको अपने वातावरण से जोड़ कर रखना। तो यही अगर यहाँ पर जो है ये राहुल जी जो हैं, अगर ये यात्रा कर रहे हैं तो वो यात्रा करते होंगे, वो क्या क्या उद्देश्य लेकर चलते होंगे, तो उसके बारे में हम जान रहे हैं। क्योंकि अब गर्मियों की छुट्टी आ गई है, आप लोग भी घूमने जा रहे हैं, तो एक बार इन सब पॉइंट्स को सोचिएगा जरूर, आपको इन सब के आंसर्स मिलेंगे, अपने अपने जिस स्थान पर भी घूमने जा रहे हैं वहीं पर मिलेंगे। एक बार देखते हैं हम क्या क्या होता है। मनोरंजन, ये सब ज्ञानवर्धक होती है। अज्ञात स्थलों, जो स्थल हैं, जो स्थान है, उनकी जानकारी होती है। संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान होता है। भौगोलिक जानकारी मिलती है और तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं, यानी जनजीवन की जो है झांकी देखने को मिलती है। अब जो है हमारे देश के ऋषि मुनियों ने भी पर्यटन को प्रथम महत्व दिया है। जो ऋषि मुनि आपने देखे हैं वो मतलब मोस्टली एक स्थान पर नहीं मिलते ना, घूमते रहते हैं, कभी गंगोत्री चले गए, कभी यमुनोत्री चले गए, है ना, सभी जगह मिलते हैं। प्राचीन गुरुओं, ब्रह्मा ऋषि जो थे, जो तपस्वी थे, ब्रह्मा ऋषि या तपस्वियों ने यह कहा है कि बिना पर्यटन मानव अंधकार प्रेमी होकर रह जाएगा। मतलब अगर वो कहीं भी अपनी दुनिया में नहीं घूमेगा तो वो कैसा प्रेमी कहलाएगा, अंधकार प्रेमी। मतलब कि जैसा उसका जीवन ही अंधकार में चला गया, अगर वो कहीं भी घूमने नहीं गया या कहीं भी सैर करने नहीं गया। तो उसके बाद पाश्चात्य जो विद्वान थे, वो जो संत ऑगस्टिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिना विश्व दर्शन ज्ञान ही अधूरा है, कि यानी आप अपने विश्व का दर्शन नहीं करते हैं, है ना, अपनी दुनिया को नहीं जानते हैं, अपने वातावरण को नहीं जानते हैं, तो आपका ज्ञान कैसा है, आपका ज्ञान अधूरा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, तो बेटा आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं लहासा की ओर, ठीक है। तो ये लहासा क्या है, क्या है ये लहासा, इसके आपके मन में प्रश्न आता होगा ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो है ये जो है लहासा, ये तिब्बत की राजधानी है, ठीक है। तो इसमें जो है राहुल जी जो है अपनी एक यात्रा का वर्णन, क्योंकि वो तिब्बत में बहुत टाइम रहे थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे वहाँ के यात्रा वृत्तांत लिखे थे, तो उसी में से ये एक भाग लिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इंडिया का नक्शा बना है, ठीक है, नेपाल, और नेपाल के ऊपर की साइड क्या है, तिब्बत, और तिब्बत की जो राजधानी है जो कि रेड कलर से मार्क की हुई है, वो जगह है लहासा। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो ये हमारे पाठ में दे रखा है कि लहासा की ओर। तो बेटा इसमें क्या होता है कि इस पाठ में क्या होता है कि जो हमारे राहुल जी हैं, ठीक है, वो लहासा की सैर करने जाते हैं। तो वो क्या अकेले नहीं, वो अपने एक दोस्त के साथ जो है उस सैर पर जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
है ना, उस शहर पर जा रहे हैं, वहां पर घूमने जा रहे हैं। तो जब वो घूमने जाते हैं तो क्या होता है कि वो मतलब एक तिब्बत की राजधानी में जा रहे हैं। तो जब वहां वो घूमने जाते हैं उस समय हमारा जो देश होता है वो ब्रिटिश के अधीन होता है, ठीक है। और वहां जाने के लिए मतलब ऐसे भी वहां तिब्बत में कोई भी नहीं चला जाता था। और भारत से तिब्बत जाने के लिए नेपाल की, और नेपाल के ऊपर था ना, एक बार वही मैप दिखाइएगा प्लीज। हाँ, तो उससे नेपाल के ऊपर है ना, तो हमें अगर भारत से तिब्बत जाना है तो नेपाल के रास्ते से होकर जाते थे। अब क्योंकि वहां बॉर्डर पड़ता था तो ऐसे ही आना जाना किसी का भी जो है नहीं स्वीकार था, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वहां पर जाने के लिए जो है एक भीख मंगे का वेश धारण करते हैं, एक छद्म वेश में जाते हैं। छद्म वेश मतलब जब आप अपनी असली पहचान छुपाकर कोई रूप धारण कर कर कहीं जाते हैं। तो वो कौन सा रूप धारण करते हैं? एक जो है भिखारी का, भीख मंगे का जो है रूप धारण कर कर वो चलते हैं ल्हासा की ओर, ल्हासा जो कि तिब्बत की राजधानी है। अब जब वो जाते हैं और वहां पर जो है खूब जाने लगते हैं तो उनकी यात्रा जो है बहुत रोचक होती है, क्योंकि वो एक तरीके का हिल स्टेशन जैसा ही है। बहुत सारे पहाड़, बहुत सारी रोचक रोचक चीजें उन्हें देखने को मिलती हैं। तो उसी के बारे में लेखक ने लिखा है कि सब कुछ बहुत अच्छे से वहां पर होता है, नदी है, पहाड़ है, उन सब के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद जो है और उन्हें क्या मिलता है, रास्ते में बहुत जो है दुर्गम रास्ते होते हैं, पहाड़ी के रास्ते हैं, बहुत चढ़ने में उतराई मतलब बहुत कठिनाई होती है, उतरने में बहुत कठिनाई होती है। तो उन सब के बारे में बताया जा रहा है इसमें। उसके बाद जो है जब वो वहां जाते हैं अपने दोस्त के साथ, तो तिब्बत समाज के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है कि तिब्बत समाज उस समय कैसा था। तो उस समय तिब्बत समाज जो था बहुत एक तरीके से खुले दिमाग वाला था, है ना। वहां पर कोई जाति पाति नहीं थी, कोई छुआछूत नहीं थी, है ना। और वहां पर उस समय जो है ना कोई पर्दा प्रथा था, ना वहां की औरतें कोई पर्दा करती थी। सब जो है आराम से बस हंसी खुशी रहते थे। कोई जैसे कि कोई रोक टोक जैसा कुछ चीज ही नहीं थी वहां पे। बहुत अच्छा समाज था, बहुत अच्छी वहां की संस्कृति थी, सब मेल जोल से रहते थे। तो जो है राहुल जी जब वहां पर जाते हैं अपने दोस्त के साथ तो उन्होंने इन सब बारे में बताया है। उसके बाद जो है आप वो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, और वहां पर क्या होता है कि जो है अगर आप कहीं जा रहे हैं, मतलब मैंने बताया ना वहाँ पर्दा प्रथा नहीं है, तो जब आप वहां जा रहे हैं तो जो है अब वहां की चाय जो कि बहुत फेमस है, तिब्बतन टी, ठीक है, बहुत अच्छी वहाँ की चाय होती है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो जो वहाँ की चाय होती है ना, वो हम लोगों जैसी चाय नहीं होती। जैसे हम दूध, शक्कर, है ना, और चाय पत्ती डालकर चाय पीते हैं, हम मीठी चाय पीते हैं, हम मोस्टली दूध वाली चाय पीते हैं। लेकिन वहाँ पर जो चाय बनती है वो बिना दूध के बनती है और उसमें मक्खन, सोडा और नमक मिलाया जाता है, ठीक है। और उसको ऐसे ही जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये टोटीदार जो एक आपको बर्तन दिखाई दे रहा है, इसमें जो है वो लाई जाती है। और ये जो प्याले आपको दिख रहे हैं, है ना, ये प्याले वुड के प्याले हैं, यानी एक तरीके से लकड़ी के प्याले हैं, इसमें ये चाय पी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, देखो ऐसे इसके ऊपर जो है ये सब मक्खन डालकर और नमक डालकर पिया जाता है। तो वहां लोग क्या करते हैं कि जब भी वहां से गुजरते हैं तो वो अपना चाय का सामान अपने साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वो उन लोगों ने किया, वो अपना चाय का सामान अपने साथ लेकर चल रहे थे। और वहां तिब्बत समाज में क्या है, आप किसी भी घर में, ठीक है, वहां ऐसा कोई चोरी चकारी का डर नहीं है। और है भी अगर थोड़ा बहुत चोरी चकारी का डर तो किससे है, जो कि बहुत ज्यादा एकदम निम्न श्रेणी के जो भीख मंगे होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें यही डर रहता है कि भाई ये घर वर में घुसकर कोई चीज की चोरी चकारी ना कर ले, ठीक है। वरना ऐसे वहां पर कोई भी पर्दा प्रथा कह लो या कोई भी ऐसे किसी भी चीज के आने जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। मतलब इतने खुले दिमाग के वहां लोग होते हैं कि आप किसी भी घर में घुस जाएं और वहां पर बहू हो या सास हो, उसको आप अपनी पोटली में से सामान निकाल के अपने चाय का दे दें तो वो आपके लिए चाय
बना देती है, ऐसे वहां का कल्चर है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि वो दोनों जाते हैं एक जगह, एक घर में जाते हैं और अपना जो है चाय का सामान निकाल कर जो है एक औरत को बोलते हैं कि भाई हमारे लिए चाय बना दो, तो वो उनके लिए चाय बना देती है। और वहां पर एक चीज भी है कि अगर आपको ये डर है कि भाई वो आपका मक्खन चुरा लेंगे या आपका नमक चुरा लेंगे, ठीक है, तो आप उनकी किचन तक भी जा सकते हैं और जाकर वहां अपने आप जो है अपनी आंखों के सामने देखकर उनसे अपने लिए चाय बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ का कल्चर था, तो वो दोनों एक घर में गए, वहाँ चाय बनवाई और चाय पी और उसके बाद वो वहां से चल पड़ते हैं। जब चल पड़ते हैं तो वो देखते हैं कि मतलब जगह जगह जो है बहुत सुंदर सुंदर झांकियां होती हैं हर जगह, और जो है सारे मतलब चीनी किले होते हैं। जो पहले तो वहां पर चीन की सेना रहती थी, लेकिन अब जो है जो तिब्बतन लोग हैं वहां पर उन्होंने घर बना लिया है। और जो एक मुख्य रास्ता जो है जो नेपाल से तिब्बत की तरफ जा रहा है, तो वो एक आम रास्ता ही है। वहां से सिर्फ जो है हम ही लोग नहीं, वहां से सैनिक लोग भी जाया करते हैं। ठीक है, तो जो है ये जो पाठ था जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी कहानी मैं आपको एक बार थोड़ा सा सार में बता देती हूँ, बाकी की हम इसकी कहानी को अपने नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो वो दोनों गए और उन्होंने जाकर उस लेडी के यहाँ जो है चाय पिया। ठीक है, चाय पीने के बाद वो वहां से निकल पड़े, इधर उधर देखने लगे, जो चीनी सेना थी, सब कुछ थी, उन सब के बारे में जानने लगे कि भाई ये कैसा रास्ता है, कैसे सब लोग आते जाते होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि जब वो ठौनला पहुंचे, एक जगह थी ठौनला, तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां वो क्या देखते हैं कि उन्हें बहुत आसानी से प्रवेश मिल गया। ठीक है, उसके उनको और उनका जो दोस्त था, जो कि एक वो भी एक तरीके का भिक्षुक था, जिनको कि उन्होंने सुमिति नाम दिया है इस पाठ में, तो उनके साथ वो जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छा सा एक माहौल होता है सब कुछ, और जो है लोग उन्हें ऐसा कुछ कह भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो एक भिक्षुक के भेष में है। उससे जो है 5 साल बाद, मतलब यहीं पर जो है ये लेखक बता रहे हैं कि उसके 5 साल बाद जब वो वहां आए थे, तो क्या वो तो आराम से सूट वूट पहन के एक बहुत सज्जन व्यक्ति बनकर आए थे, घोड़े पर सवार होकर आए थे, लेकिन फिर भी लोग जो है उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं मिली थी। अब क्यों अच्छी जगह नहीं मिली थी, उसका कारण ये था कि वो बहुत रात को आए थे, और रात को वहां लोग क्या करते थे कि जो है शराब वराब पीकर, है ना, पड़े रहते थे और बहुत ज्यादा किसी का ध्यान नहीं रखते थे। तो चलिए, अभी हमने इस कहानी के एक छोटे से पार्ट के बारे में जाना है। अपनी अगली वीडियो में हम इस कहानी का पूरा सार जानेंगे और उसके बाद अपने पाठ का पुस्तक में से अध्ययन करेंगे। तब तक जो है आप जितना मैंने आज आपको कहानी बताई है, वहां तक की कहानी को आप एक बार अपने पाठ्य पुस्तक में से पढ़ें, ताकि आपको वो आसानी से समझ आ सके। तब तक के लिए नमस्कार।